बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ वकास असगर। आज हम टेक्निकल कैडेट कोर्स का इनिशियल से लेकर ISSB तक और उसके अंदर डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए होंगे, कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, कितनी परसेंटेज हो, और उसके अलावा जब आप रिकमेंड हो जाते हैं तो कौन कौन से कॉलेजेस के अंदर आपका एडमिशन दिया जाता है, कितने साल का ये कोर्स होता है और उसके बाद ट्रेनिंग का ड्यूरेशन कितना है, मतलब ईच एंड एवरीथिंग जो है वो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। और मेनली ये चीज़ है कि कौन लोग अप्लाई नहीं कर सकते, ये सारी की सारी आज एक वीडियो के अंदर हम टेक्निकल कैडेट कोर्स में अगर आप अप्लाई करने चाह रहे हैं तो ये वीडियो लाजमी देखिएगा, क्योंकि इस एक वीडियो के अंदर हम एक कंप्लीट जो है वो रोड मैप डिस्कस करने लगे हैं टेक्निकल कैडेट कोर्स का। तो मैं यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाता हूँ और इसमें कोर्स की डिटेल्स पर हम चलते हैं। तो सबसे पहले कोर्स की प्री रिक्वेस्टीज, यानी कि कोर्स को ज्वाइन करने से पहले कौन सी चीज़ें आपने फुलफिल करनी होगी। आप सारों को पता है जी, एज जो है आपकी 17 से 21 ईयर होनी चाहिए, लेकिन इसमें यह है कि आपका जो अपनी डेट चेक करनी है वो 1 सितंबर 2025 तक आपकी मिनिमम 17 और मैक्सिमम 21 ईयर अगर होगी तो ही अप्लाई कर सकते हैं। अब इसको चेक कैसे करना है, मैं एज कैलकुलेटर, आप गूगल क्रोम वगैरह पर जाएं और वहाँ पर लिखे ये डेट ऑफ बर्थ है तो अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर चूज़ करें, और उसके बाद आपने जो डेट मेंशन है वहाँ पर, वो मिसाल के तौर पर मैं 2003 की डेट ऑफ बर्थ लिख देता हूँ और उसके बाद या 4 की लिख देता हूँ। उसके बाद जी एज एट द डेट ऑफ, अब किस डेट तक आपने, ये नहीं है कि जिस दिन चेक कर रहे हो या जिस दिन अप्लाई कर रहे हो उस दिन तक, यहाँ पर ऑलरेडी मेंशन है, आपने वो डेट लिखनी है 1 सितंबर 2025। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले क्या करूँगा, 1 सितंबर यहाँ पर लिखा है और 1 है, और 2000 क्या करनी है मैंने यहाँ पर 25 करनी है, ठीक है। उसके बाद आप कैलकुलेट के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको बता देगा कि आपकी जो एज है 21 ईयर एंड 10 मंथ्स है, ठीक है। तो अगर इतनी एज बन रही है तो फिर क्या है, आप अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन अगर इससे कम है तो फिर आप अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि 3 मंथ्स अगर आपके एक्स्ट्रा भी हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं यहीं पर जो डेट है आपकी वो थोड़ी सी चेंज कर देता हूँ, अगर 2004 की जगह हमारे पास क्या है, यहाँ पर मैं 2005 कर देता हूँ और उसके बाद मैं जो है ना 2005 यहाँ पर क्लिक किया और कैलकुलेट की, तो यहाँ पर एज देके 19 ईयर और 11 मंथ बनती है, तो अब आप अप्लाई कर सकते हैं। मतलब इस तरह आपने अपनी एज जो है वो 1 सितंबर 2025 तक चेक कर लेनी है। मैरिटल स्टेटस, इसमें सिर्फ और सिर्फ अनमैरिड लोग अप्लाई कर सकते हैं, जिन्होंने कोई निकाह वगैरह किया हुआ था और उनका रजिस्टर है तो वो अप्लाई नहीं कर सकते। जेंडर ओनली मेल एलिजिबल है। मिनिमम जो हाइट है वो आपकी 5 फीट और 4 इंच होनी चाहिए। हाइट में 1 सेंटीमीटर का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाता, 1 भी सेंटीमीटर का। 162 सेंटीमीटर आपकी 0.5 लाजमी होनी चाहिए, लेकिन अगर इससे कम है तो आपको वहाँ पर जो फिजिकल टेस्ट है उस दिन आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। वेट आपका एज पर बॉडी मास इंडेक्स होता है, इसको आप जो है ना वो मैं जैसे ही चेक करता हूँ BMI यहाँ पर कैलकुलेटर है, तो इससे अच्छा ये है कि आप यूँ कीजिए कि हमारी जो ऑफिशियल वेबसाइट है प्रोजीनियर स्टूडेंट्स, आप वहाँ पर चले जाएं और उसके अंदर जो है ना वो एक कैलकुलेटर है, तो वो आपको ज़्यादा आसानी से, यहाँ पर ये जो BMI आपको एंड पे नज़र आ रहा है इस पे आपने क्लिक करना है, ये वाला BMI, इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है ना एक कैलकुलेटर ओपन हो जाएगा। इस कैलकुलेटर के अंदर आपने अपना वेट लिखना है। जैसे मैं मिसाल के तौर पर लिखता हूँ जी 62 kg जो है वेट है। अगर मैं हाइट लिखता हूँ तो 5 फीट और मैं 4 इंच जो है ना वो हाइट लिख देता हूँ जो कि उन्होंने डिमांड की है, ठीक है। और यहाँ पर चले 5 इंच ही कर देते हैं, सबमिट कर देते हैं, तो ये मुझे आ रहा है कि यू आर हेल्दी, यहाँ पर ये नीचे लिख देगा, बस इतना सा आपने यहाँ से चेक करना है। लेकिन अगर यहाँ पर मैं देखिए वेट अगर मैं इंक्रीज कर देता हूँ तो उसके बाद मैं सबमिट करता हूँ तो ये मुझे ये कह रहा है कि यू आर ओवर वेट, ठीक है, थोड़ा सा पिंक कलर के अंदर आ रहा है। और अगर मैं बिल्कुल ही कम कर देता हूँ, मैं 41 पे चला जाता हूँ, फिर मैं सबमिट करता हूं तो ये कहेंगे यू आर अंडर वेट। तो इस तरह आपको पता चल जाएगा कि आपका वेट आइडियल है, नॉर्मल है, अंडर वेट है या आप ओवर वेट है। ये चीज़ें आपने पहले चेक कर लेनी है। और रजिस्ट्रेशन की बात करें तो आपको पता है जी 31 जनवरी तक आप अप्लाई कर सकते हैं, और जो आपके टेस्ट स्टार्ट होंगे वो मार्च 17 से स्टार्ट होंगे और अप्रैल 21 को वो ख़त्म हो जाएंगे। सैटरडे एंड संडे जो है वो आपकी हॉलीडेज़ हैं, इसके अंदर आपके टेस्ट नहीं होते। बाकी यहाँ पर ये बताया गया नेशनैलिटी जो है वो आप
पूरे पाकिस्तान से जो भी स्टूडेंट्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो आज़ाद कश्मीर के हैं, गिलगित बल्तिस्तान के हैं, जहाँ से भी हैं वो सारे ड्यूल नेशनलिटी विल हैव टू सरेंडर नेशनलिटीज़, अगर पाकिस्तान के बाहर के हैं तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हम जो है एलिजिबिलिटी कंडीशंस की तरफ आते हैं, जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है और वो आपको लाजमी पता होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप अप्लाई करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर मैं एलिजिबिलिटी कंडीशंस पर क्लिक करता हूँ और आपको वन बाय वन जो ना हम हाईलाइट करके दिखाते हैं कि आपने कौन कौन सी कंडीशंस को फिल करना है। एक तो हमने फर्स्ट वन पढ़ा था कि इंटरमीडिएट वाले जो है ना वो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। एज का हमें पता चल गया 17 से 21 तक है, और यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपको 3 महीने की रिलैक्सेशन दे दी जाएगी। अगर आपके 17 मंथ और 17 ईयर और 3 मंथ्स है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी अगर आपकी 16 ईयर एंड 9 मंथ्स है, यानी कि 3 मंथ कम है आपके 17 ईयर में, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके 21 ईयर और 3 मंथ्स है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशन की बात करें तो यहाँ पर आपके मैट्रिक के अंदर जो है वो 60% मार्क्स होने चाहिए, और आपने एफएससी प्री इंजीनियरिंग की हुई है तो उसमें 65% मार्क्स होने चाहिए, और इसमें एफएससी प्री इंजीनियरिंग वाले ही अप्लाई कर सकते हैं, मेडिकल वाले नहीं कर सकते, ना ही प्योर आईसीएस वाले। अगर आईसीएस आपने किया तो मैथ कंपलसरी है, अगर मैथ नहीं किया हुआ तो आप आईसीएस में भी अप्लाई नहीं कर सकते। उसके अलावा जी मतलब आपका मैथ होना चाहिए, फिजिक्स होना चाहिए, इंग्लिश होना चाहिए, तो ये वाली आपकी कंपलसरी है। उसके बाद जी यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि कैंडिडेट्स विद एफएससी इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन विद कॉम्बिनेशन ऑफ द मैथमेटिक्स, फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस, ये मैं आपको पहले बता रहा था, ये आप ध्यान से देख लीजिए। अगर आईसीएस आपने किया हुआ है तो उसमें मैथ, फिजिक्स और कंप्यूटर साइंस, अगर ये 3 सब्जेक्ट्स हैं आपके आईसीएस के अंदर तो आप अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज आप अप्लाई नहीं कर सकते। उसके बाद होप सर्टिफिकेट पर जो है ना वो अगर आपने अप्लाई करना है तो होप सर्टिफिकेट से मुराद ये होता है कि आपने फर्स्ट ईयर के अंदर जो है वो 65% मार्क्स अवेल किए हुए हैं और अभी आप सेकंड ईयर का रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और रिजल्ट जब अनाउंस हो जाता है तो उसी वीक के अंदर अंदर आपने रिजल्ट को सबमिट करवाना होता है इनके हेडक्वार्टर। तो ये आपको फिर उसके बाद अगर नहीं करवा पाते या आपके 65% इंटरमीडिएट में नहीं बनते तो वहीं से आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ये आपकी कुछ एलिजिबिलिटी कंडीशंस थी जो हमने देखी। अब हम और मज़ीद चीज़ें इसकी इंपॉर्टेंट देखते हैं जो आपको इन एलिजिबिलिटी कौन लोग अप्लाई नहीं कर सकते, इसको भी आप ध्यान से देखिएगा, बाज़ का स्टूडेंट्स को पता नहीं चलता। तो अब अगर हम बात करें जी कौन लोग जो है वो अप्लाई नहीं कर सकते, तो उसमें सबसे पहले हमारे पास आ जाता है कि जो 2 दफ़ा IASSB से नॉट रिकमेंडेड हुए हैं वो लोग अप्लाई नहीं कर सकते। जो किसी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट या किसी भी फोर्सेस का पहले हिस्सा रहे हैं, पार्ट रहे हैं गवर्नमेंटल तौर पर, और उसके बाद उनको मुअत्तल कर दिया गया किसी वजह से, वो लोग अप्लाई नहीं कर सकते। ये सारी चीज़ें वही लिखी हुई हैं अगेन एंड अगेन। अगर आप पे कोई भी किसी किस्म का केस हुआ क्रिमिनल और आप उसके अंदर इन्वॉल्व थे तो भी वो लोग अप्लाई नहीं कर सकते। कोई भी आप में से पहले कोई फोर्सेस का टेस्ट देने गया और उन्होंने आपको परमानेंटली अनफिट कर दिया मेडिकली, वो भी अप्लाई नहीं कर सकते। अगर यहाँ पर अगर आपके अंदर हेपाटाइटिस है B एंड C तो भी आप अप्लाई नहीं कर सकते। बाकी ये डिप्लोमा होल्डर वगैरह अप्लाई नहीं कर सकते। जो पूछते हैं जी मैंने डिप्लोमा किया हुआ DAE किया हुआ है तो मैं अप्लाई कर सकता हूँ या नहीं कर सकता, तो वो लोग अप्लाई नहीं कर सकते। उसके अलावा जी अगेंस्ट रिजर्व डिफेंस कोटा सीट स्टडिंग एज पेइंग कैंडिडेट इन, ठीक है, ये डिफरेंट चीज़ें लिखी हुई। एक चीज़ यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट और है, वो ये है कि अगर आपकी जो ISSB आपने किसी और फोर्सेस की दी हुई है तो TCC के अंदर आप अप्लाई कर रहे हैं तो पहली ISSB जो आपने दे चुके हैं उसके अंदर और ये TCC की ISSB के अंदर 120 दिन का गैप होना लाजमी है। तकरीबन ये 3-4 महीने बनते हैं, तो अगर 3-4 महीने पहले आपने इससे पहले ISSB को दी हुई है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने रिसेंटली कोई ISSB दी हुई है जिसको 1 महीना ही गुजरा है या 1.5 महीना, तो आप अप्लाई नहीं कर सकते TCC के अंदर, क्योंकि 2 कंसेक्टिव ISSB देने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, 120 दिन का जो है ना वो गैप होना चाहिए। तो ये हमारे पास चीज़ें आ गई। उसके बाद ही हम चलते हैं रजिस्ट्रेशन प्रीलिमिनरी सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होता है, पूरा जो TCC टेक्निकल कैडेट कोर्स है। तो यहाँ पर उन्होंने ये लिखा हुआ है कि अगर आपने खुद को रजिस्टर करना है तो ऑफिशियल जो वेबसाइट है www.joinpakarmy.gov.pk जिस पे अभी हम देख रहे हैं, यहाँ पर आप जो है ना वो आके अपना अप्लाई करें। और उसके बाद ये स्लिप का बताया हुआ है कि आपको 5 to 7 वर्किंग डेज, यानी कि 5 to 7 वर्किंग डेज से मुराद होता है सैटरडे एंड संडे यहाँ पर ऑफ है, तो आपको तकरीबन 9 से 10 या 11 से 12 दिन लगते हैं आपकी स्लिप को जनरेट होते होते।
और उसके बाद कैंडिडेट्स विल रिपोर्ट एन एग्जैक्ट डेट एंड टाइम गिवन फॉर द प्रीलिमिनरी टेस्ट ऑन द कंप्यूटराइज्ड रोल नंबर। यहाँ पर आपकी जब आती है रोल नंबर स्लिप, तो जो टाइम मेंशन होता है उस टाइम पर आपने उस डेट को टेस्ट देने जाना होता है। ये सारी चीज़ें आपको पता है। उसके बाद जी यहाँ पर कुछ इंटेलिजेंस टेस्ट, जब आप वहाँ पर जाएंगे तो डॉक्यूमेंट्स की चेकिंग होगी। डॉक्यूमेंट्स चेकिंग के बाद आपका इंटेलिजेंस टेस्ट होगा। यहाँ पर लिखा हुआ जी इंटेलिजेंस विल अंडरगो एकेडमिक टेस्ट। जब आपका वर्बल नॉन वर्बल का हो जाएगा फिर आपका एकेडमिक टेस्ट होगा, और ये सारा का सारा कंप्यूटर पर होगा और एमसीक्यूज बेस्ड होगा, कोई भी सब्जेक्टिव बाइस पे नहीं होगा। एकेडमिक आपका जो होगा फिजिक्स, इंग्लिश, मैथ एंड केमिस्ट्री या कंप्यूटर साइंस जो है वो उसके एमसीक्यूज होंगे, 50 एमसीक्यूज होंगे, 30 मिनट का टाइम होगा। वर्बल के अंदर 84 एमसीक्यूज होंगे, 30 मिनट का टाइम होगा। उसके बाद नॉन वर्बल होगा, 64 एमसीक्यूज होंगे, 30 मिनट का टाइम होगा। उसके बाद आपका एकेडमिक होगा जिसके अंदर 50 एमसीक्यूज होंगे और 30 मिनट का टाइम होगा। तो एकेडमिक के अंदर आपकी इंग्लिश, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर स्टडी वगैरह ये सारी इंक्लूड होंगी। लेकिन इसमें सबसे जो मेजर पार्ट होता है वो आपका फिजिक्स और इंग्लिश होता है। जो फिजिक्स और इंग्लिश कर गया वो पास हो जाता है। उसके बाद ये आपका फिजिकल जो टेस्ट है वो सेम डे नहीं होता। जिस दिन आपका ये टेस्ट क्लियर हो जाता है, जो मैंने ऊपर मेंशन किया इंटेलिजेंस और एकेडमिक, उसी दिन शाम तक आपका मेडिकल टेस्ट होता है। तो जब मेडिकल टेस्ट आप क्लियर कर जाते हो तो उसके बाद आपको फिजिकल टेस्ट की डेट बताई जाती है जो 4-5 दिन बाद होती है। मिसाल के तौर पर आपका किसी का भी मिसाल के तौर पर हम अप्रैल या मई के अंदर आपकी 10 मई को टेस्ट था, तो 15 या 16 मई को जो है वो आपका फिजिकल टेस्ट होगा उसी सेंटर के अंदर। और उसके अंदर सबसे पहले आपकी रनिंग होती है सुबह सुबह, जो कि 1.6 किलोमीटर, 1 माइल इसको कहते हैं, 8 मिनट के अंदर आपने कंप्लीट करनी होती है। फिर सेंटर में दोबारा आ जाना होता है कुछ रेस्ट करने के बाद। उसके बाद आपके बाकी टेस्ट होते हैं जिसमें पुशअप होते हैं। 2 मिनट के अंदर आपने 15 पुशअप लगानी होती हैं, 20 आपकी सिटअप्स होती है 2 मिनट के अंदर लगानी होती है, और 3 आपकी चिनअप्स होती हैं 2 मिनट के अंदर। और फिर एक डिच क्रॉसिंग होती है, उसको आपने जो है ना वो क्रॉस करना होता है। 7.5 यानी कि 7 फीट और 4 इंच जो है वो हमारे पास इसकी लेंथ और विड्थ होती है, और जो डेप्थ होती है वो 4 फीट होती है। उसके बाद ये जो मेडिकल टेस्ट है ये बाद में नहीं होता, ये पहले ही हो जाता है, ठीक है। यानी कि आपकी रिटन टेस्ट के सेम डे ही हो जाता है। फिजिकल में 3-4 दिन लगते हैं। तो ये आपकी कुछ और चीज़ें थी जिसमें हमने जो फर्दर इसका प्रोसीजर वगैरह पढ़ा है। अब और हम मज़ीद चीज़ें यहाँ पर देख लेते हैं जी। फर्दर सिलेक्शन प्रोसेस जो है ना वो क्या है, यहाँ पर ये सारी डिटेल लिखी हुई है जो कि आपको स्टूडेंट्स क्वेश्चन करते हैं जी सर उसके बाद क्या होगा। जब आप सारी चीज़ें जो है वो क्लियर कर लेते हो उसके बाद आपका कोई इंटरव्यू नहीं होता, और वहाँ पर मेरिट लिस्ट बनती है। मेरिट लिस्ट किस लिए बनती है जी, ISSB को हम किसको ISSB की कॉल करेंगे। तो जिनका इनिशियल अच्छा हुआ होगा, मार्क्स अच्छे होंगे, फिजिकल टेस्ट में आपके मार्क्स अच्छे होंगे, उनको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। शॉर्ट लिस्ट के अंदर जो है वो यहाँ पर बताया गया, ओनली शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स विल बी कॉल्ड फॉर इंटर सिलेक्शन। आपको कॉल्स आएंगी, आपने जो नंबर वहाँ पर दिया होगा कि आपकी ISSB जो है अपना फॉर्म ले जाएं, ISSB में आपको जो है शॉर्ट लिस्ट कर दिया गया है, और जिनके मार्क्स अच्छे नहीं होंगे उनको कॉल नहीं आएगी। उसके बाद ही आपको यहाँ पर उन्होंने बताया हुआ कि आपको जो है कॉल लेटर भी आ सकता है जो कि ISSB का आता है। जब आप ISSB का फॉर्म फिल कर लेते हो तो तकरीबन 40 दिन के अंदर अंदर आपको फिर बाय पोस्ट जो है वो कॉल लेटर रिसीव होता है, एक कॉल भी आती है, और आप www.issb.gov.pk पे जाके ऑनलाइन अपनी ISSB की डेट भी चेक कर सकते हैं। और उसके बाद ये आपके मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ इंटर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ISSB रिकमेंडेड कैंडिडेट्स। अब यहाँ पर CMH में वो स्टूडेंट्स जो कि ISSB से रिकमेंड हो जाएंगे वो फिर फाइनल मेडिकल टेस्ट उनका लिया जाएगा, और उसके बाद फिर दोबारा मेरिट लिस्ट लगेगी, और एलोकेशन ऑफ द डिसिप्लिन विल बी मेड ऑन द मेरिट। आपको ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है उसके बेस पर आपकी मेरिट लिस्ट लगेगी, और उसके अंदर उसके बाद ये आपकी डिसिप्लिन वगैरह जो होंगे जो आपने वहाँ पर मेंशन किए होंगे कि मैं इस डिसिप्लिन के अंदर जाना चाहता हूँ, मतलब मैंने ये इंजीनियरिंग की फील्ड को चूज़ करना है, तो वो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी, ठीक है। फाइनल नो प्री रिप्रेजेंटेशन और रिक्वेस्ट फॉर चेंज इन अलॉटेड डिसिप्लिन विल बी इंटरटेन्ड। आपने जो वहाँ पर एक दफ़ा मेंशन कर दी वो दोबारा चेंज नहीं किए जाएगी। यहाँ पर ये जी आपकी एकेडमी मिलिट्री ट्रेनिंग है, यहाँ पर आप जाके अपनी स्टडी को कंप्लीट करेंगे। अगर आप जाते हैं सिविल इंजीनियरिंग के अंदर तो वहाँ पर मेंशन है जी मिलिट्री कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग रिसालपुर में है। अगर बाकी इंजीनियरिंग की फील्ड की बात करें जिसमें इलेक्ट्रिकल सॉफ्टवेयर इंफॉर्मेशन है वो आपका सिग्नल रावलपिंडी के अंदर है। और अगर हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियरिंग और यहाँ पर मैकाट्रॉनिक्स जो है इंजीनियरिंग आपकी करें तो वो आपका कॉलेज ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग रावलपिंडी है। तो आपने इनमें से जो मर्जी सेलेक्ट कर लें।
बाकी एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग वालों का भी रिसालपुर के अंदर है। और प्रायोरिटी ऑफ डिसिप्लिन, आपको ये चॉइस दी जाएगी कि आप किस डिसिप्लिन को चूज़ करते हैं, किसको प्रायोरिटाइज करते हैं, तो फिर उसके बाद उसको चेंज नहीं कर सकते। तो आपने एक प्रायोरिटी देनी होती है कि मैं इस फील्ड के अंदर जाना चाहता हूँ। डिग्री आपकी जो 4 साल की है, तमाम एक्सपेंसेस जो आर्मी बेयर करेगी, इसके अंदर आपको और भी काफ़ी चीज़ें जो है वो प्रोवाइड की जाती है, अलाउंसेस वगैरह आपको मिलते हैं, आपको स्कॉलरशिप्स मिलती हैं और सारा कुछ उनकी तरफ से ही होता है। आपने स्टडी करनी होती है। जब आपकी स्टडी कंप्लीट हो जाती है फिर आपको PMA पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी जो कि काबुल के अंदर है 1 ईयर की ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाता है। उसके बाद आप जो है वो 7 से 8 साल तक पाकिस्तान आर्मी के अंदर सर्व करते हो। उसके बाद आपकी अपनी चॉइस है कि आप जो है वो मज़ीद इसको सर्व करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। आगे हम डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट्स पे बात करते हैं कि आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो है वो लेके जाने हैं। ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं है तो टेस्ट आपका नहीं होगा। यहाँ पर उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि जितने भी फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स हैं सारों ने ASNRC आर्मी सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट सेंटर के अंदर उसको आपने लाजमी लेके जाना है। मैं आपको सम अप कर देता हूँ। यहाँ पर आपने मैट्रिक की सनद लेके जानी है और इंटरमीडिएट का रिजल्ट कार्ड। मैट्रिक की सनद और इंटरमीडिएट का आपने क्या FSC प्री इंजीनियरिंग का वो ओरिजिनल जो है ना रिजल्ट कार्ड लेके जाना है। अपना डोमिसाइल आपने लेके जाना है और उसकी फोटो कॉपीज लेके जानी है। अगर डोमिसाइल नहीं है तो आप उसकी जगह FRC जिसको फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कहते हैं या नादरा की तरफ से एक वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट मिलता है, आप वो लेके जा सकते हैं। उसके बाद आपने अपना ID कार्ड जो है उसको लेके जाना है अगर आप 18 ईयर से अबव हैं। अदरवाइज़ आपका बे फॉर्म जो है अगर आप 18 ईयर से बिलो हैं तो वो लेके जाइएगा। और बे फॉर्म के साथ साथ आपने अपने फादर या गार्डियन, फादर ही ज़्यादातर हो गया, उसका आपने CNIC भी लेके जाना है। उसके बाद ही आपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स ऊपर हमने लिखे हैं बताए हैं, एक डोमिसाइल आपको बताया गया, एक आपको मैट्रिक का रिजल्ट का सनद और एक आपको FSC प्री इंजीनियरिंग का रिजल्ट कार्ड। इन सारों की 2-2 फोटो कॉपीज, साथ में डोमिसाइल की 2-2 फोटो कॉपीज, इनको अटेस्टेड करवाना है किसी भी 16 या 17 ईयर ग्रेड के ऑफिसर से। वो एजुकेशन में है, एग्रीकल्चर में है, पुलिस में है, वो कहीं पर भी है तो वो आप उससे इसको वेरीफाई करवा सकते हैं अपने कॉलेज वगैरह से। उसके साथ साथ आपने जो है वो अपनी 3 कलर्ड फोटोग्राफ्स लेके जानी है। उसको आपने अपने क्लास 1 गैजेटेड ऑफिसर यानी 16 स्केल 17 स्केल से उसको आपने एक को फ्रंट से और बाकी 2 को बैक से जो है ना वो आपने अटेस्टेड करवाना है, यानी कि स्टंप लगवानी और सिग्नेचर करवाने हैं। उसके बाद ये ओरिजिनल एज वेल एज 3x फोटो कॉपीज ऑफ इंटर सिलेक्शन बोर्ड ISSB नॉट रिकमेंडेड। वो जिन्होंने एक दफ़ा ISSB दे चुके हैं और नॉट रिकमेंडेड थे तो उन्होंने नॉट रिकमेंडेड लेटर अपना लेके जाना। अगर उनके पास नहीं पड़ा हुआ तो वो रिक्वेस्ट करके ISSB सेंटर से अभी ही उनको लेटर लिख के मंगवा सकते हैं। उसका प्रोसेस उनकी ऑफिशियल वेबसाइट www.issb.gov.pk पे जो है ना वहाँ पर मौजूद है, तो वहाँ से आप जाके उसको ले सकते हैं, मतलब मंगवा सकते हैं अपने ISSB नॉट रिकमेंडेड लेटर को। आगे की एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, अगर हम यहाँ पर बॉन्ड की बात करें कि जब आपका सारा कुछ कंप्लीट हो जाता है तो एक बॉन्ड आर्मी की तरफ से आपने साइन करना होता है। कैडेट्स आर रिक्वायर्ड टू साइन श्योरिटी बॉन्ड इन द डुप्लीकेट टू सर्व द आर्मी फॉर मिनिमम 13 ईयर। पहले 18 ईयर्स था, अब 13 ईयर यानी कि 13 साल तक आपने जो है वो आर्मी को सर्व करना है। स्टैम्प पेपर आपकी लगेगी जो क्या 100 वाला स्टैम्प पेपर लगेगा, ड्यूली काउंटरसाइंड बाय द मजिस्ट्रेट, नोटरी, पब्लिक ऑथ कमिश्नर जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट का होता है उसकी वहाँ पर जो है ड्यूली उसको रजिस्टर करवाना है वहाँ से ऑथ कमिश्नर से या नोटरी पब्लिक से, वो आपका कचहरी से हो जाएगा। तो 13 साल तक आपने पाकिस्तान आर्मी को सर्व करना होता है। उसके बाद में अगर आप चाहते हैं कि इसको मैं एक्सटेंड करूँ 20-22 ईयर तक जाऊँ तो वो भी आपको बाद में जो है अपॉर्चुनिटी दी जाती है। तो आपको ये TCC का कंप्लीट जो है जितनी भी चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी हैं। अगर आपने इसमें अप्लाई करना है तो जगह जगह पर यहाँ पर लिखा भी हुआ था कि आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर ज्वाइन नाउ है तो ज्वाइन नाउ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो इनका जो ऑफिशियल फॉर्म है जो कि 6 फॉर्म होते हैं वो आपने यहाँ पर जो अपना फिल कर सकते हैं। तो इसमें एक तो चीज़ ये है कि ये आपका जो फील्ड है इसमें आपने मज़ीद 4 साल पढ़ना होता है और मेन चीज़ ये है कि इसमें FSC इंजीनियरिंग वाले ही अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद ये होता है कि आप फुली सिक्योर होते हैं। ड्यूरिंग द स्टडी भी आपको स्टाइपेंड वगैरह मिल रहे होते हैं और आफ्टर द स्टडी कंप्लीशन आपको जो है वो जॉब सिक्योर होती है आर्मी की तरफ से। इंजीनियरिंग की फील्ड के अंदर आपने न्यूक्लियर की तरफ से या कहीं पर भी आपने काम करना होता है डिफरेंट फील्ड्स के अंदर, डिफरेंट एरियाज़ के अंदर। तो ये काफ़ी अच्छी जो एक तरह का इन्वायरमेंट भी है, आप 4 साल एक आर्मी के इन्वायरमेंट में रहते हैं
तो बेस्ट है इस एज के अंदर, तो इससे बेस्ट पाकिस्तान के अंदर कोई और अपॉर्चुनिटी नहीं है। तो मैं सजेस्ट करूंगा अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर फुलफिल करते हैं तो आप इसमें लाजमी अप्लाई कीजिए। और कोई बात पूछने वाली कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।